Hey Xiangwang family, welcome back. Slow Poison of Love. Let's start new chapter. Yiling Patriarch और द ग्रेट नॉवल हांग वांग जुन आमने सामने खड़े थे, या यूं कहा जाए कि विंग और अजान आमने सामने खड़े थे। विंग एक पल के लिए तो वांगजी को हांग वांग जुन के रूप में देखकर शॉक हो चुका था, पर दूसरे ही पल उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। विंग वांगजी को धोखेबाज कह रहा था और कहीं ना कहीं ये बात सच ही तो थी। विंग के ट्रस्ट का गलत यूज करके अजान ने मतलब हांग वांग जुन ने उसे धोखा ही तो दिया था। विंग हंस रहा था पर वांगजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वांगजी को लगा था कि जब विंग उसका फेस देखेगा तो विंग को दर्द होगा, उसे बुरा लगेगा, क्योंकि अजान ने अपना प्लान तो फुल प्रूफ बनाया था ना। उसने विंग को शायद अपने प्यार के जाल में ऑलमोस्ट फंसा ही लिया था, तो विंग इतना काम कैसे हो सकता है, यही सोचकर वांगजी कंफ्यूज हो रहा था। वही विंग वांगजी के सारे एक्सप्रेशन समझ रहा था। वो जानता था कि वांगजी क्या सोच रहा है। विंग फिर से हंसते हुए वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? मेरी आंखों में दर्द देखना चाहते थे, या मुझे टूटा हुआ देखना चाहते थे, या फिर मेरी आंखों में वो गिल्ट देखना चाहते थे तुम पे भरोसा करने का? इतना बोलकर विंग फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। पूरा लैन क्लैन शॉक था। कहीं ना कहीं सबको ये प्लान पता था, पर फिर भी विंग इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहा है, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि ऑब्वियसली कोई अगर अपना करीब वाला इंसान धोखा दे तो दर्द तो ऑब्वियसली होगा, पर विंग उसकी आंखों में वो दर्द नजर ही नहीं आ रहा। ऊपर से वो तो वांगजी को ही चिढ़ा रहा है। यही सोचकर सब कंफ्यूज थे और विंग इन सब के कंफ्यूज फेस देखकर और भी जोर जोर से हंस रहा था। वांगजी एक कदम विंग की तरफ जाता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो और तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो, धोखा तो तुम्हारे खून में है। जैसे ही विंग ये सुनता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। अब तक उसकी आवाज, उसकी हंसी जो गुस्सू में गूंज रही थी, वो अचानक शांत हो जाती है और विंग वांगजी की तरफ गुस्से से देखने लगता है। इस लुक को देखकर वांगजी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड था, इसीलिए वो अपना बोलना जारी रखता है और आगे कहता है, क्या हुआ? दर्द हुआ या सच्चाई चुप गई? मुझे धोखेबाज कहते हो? चलो माना मैं धोखेबाज हूँ, दिया मैंने तुम्हें धोखा। तो क्या लैन क्लैन को धोखा देना किसने सिखाया? जो लैन क्लैन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति के लिए और अपने काइंड बिहेवियर के लिए फेमस था, उसे वॉर करना किसने सिखाया? किसने एक हंसते खेलते क्लैन को अग्रेसिव बनाया? जब विंग ये सारी बातें सुनता है, उसका फेस और भी ज्यादा कोल्ड हो रहा था, पर हांग वांग जुन उसके चेहरे पर अब कनिंग स्माइल थी। वो विंग की तरफ देख रहा। विंग की आंखों में गुस्सा देखकर और उसे जलता हुआ देखकर हांग वांग जुन को बहुत अच्छा और सेटिस्फाइड फील हो रहा था। इससे पहले कि वांगजी आगे कुछ बोल पाता, विंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, कायर कहीं के, एक तो मुझे धोखा दिया, ऊपर से मुझे और मेरे खून को धोखेबाज कह रहे हो। चारों ने मिलकर मुझे फंसाया। अगर इतनी ही हिम्मत है तो क्यों ना अपनी हिम्मत को, अपनी बहादुरी को साबित भी करो, क्योंकि पीछे से वार करने वाले दूसरों पर उंगलियां उठाने का हक नहीं रखते। तुमने बैटलफील्ड में मेरे साथ धोखा किया। जब तुमने देखा कि तुम्हारे फादर, तुम्हारे अंकल और तुम्हारे ब्रदर मुझे नहीं झेल पा रहे, तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया तुमने, और अब यहाँ खड़े होकर खुद को बहुत महान साबित कर रहे हो। ऊपर से सारा ब्लेम मुझ पर थोप रहे हो। सच्चाई तुम भी जानते हो और मैं भी जानता। तुम लोग कितने घटिया हो, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम कह रहे हो कि हमने तुम्हें धोखा दिया, पर जानते हो मैं क्या सोचता हूँ? तुम लोगों की फितरत हो चुकी है अपने फैसले दूसरों पर थोपने की और जबरदस्ती अपने क्लैन में लोगों को पकड़ के लाकर उन्हें मजबूर करने की, वो तुम्हारे हाथ की कठपुतली बनकर नाचे। और अगर कोई तुम्हारे मुताबिक नहीं चलता या तुम्हारे हिसाब से वो काम नहीं करता, तो तुम उसे गलत साबित कर देते और यहाँ तक गिर जाते हो कि उस इंसान की जिंदगी तक छीन लेते हो। यही पहले भी हुआ था और अब भी हुआ, और मेरे खून को गंदा कहने का हक तुम्हें नहीं है, क्योंकि तुम खुद पीठ पर वार करते हो। तुम सब
कायर हो, धोखेबाज हो। अगर इतनी ही हिम्मत थी तो मुझसे फेस टू फेस लड़ते, ना कि पीछे से मुझ पर वार करते। विंग की ये सारी बातें सुनकर वांग जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और पूरे लैन क्लैन को भी। लैन सिचैन, लैन कुरैन, लैन चिंगेजुन, लैनी सब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वांग जी उसने तो सीधा विंग की कॉलर को ही पकड़ लिया था और वो विंग के पास जाकर उसे कहता है, मुझे कायर कहते हो और खुद शेर बनकर घूमते हो, तो चलो अपनी ताकत को साबित करो। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं बीच में नहीं आता तो तुम जीत जाते? तो चलो इस गलत फहमी को भी मिटा ही लेते हैं। इतना बोलकर वांग जी अपनी बीचेन बाहर निकलता है, विंग के सारे जंजीरों को तोड़ देता है। जैसे ही वो जंजीरें विंग की बॉडी से अलग हुई थी, विंग धड़ाम करके नीचे फ्लोर पर गिर जाता है क्योंकि विंग की बॉडी में बिल्कुल भी ताकत बची ही नहीं थी। विंग फिर भी खुद को संभालता है और अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है, पर फिर भी अभी भी एक इनविजिबल रोप ने उसे बांध के रखा था। तो वांग जी विंग की तरफ एक तालिस्मा फेंकता है जिससे वो रोप भी निकल जाती है और विंग अब पूरी तरीके से आजाद था। वांग जी अपनी बीचेन को हाथ में लेता है और विंग से कहता, चलो एक फाइट करते हैं 1 on 1। अगर तुम जीते तो तुम लैन क्लैन से बाइज्जत जा सकते हो। ऊपर से मैं द लाइट बियरिंग लॉर्ड हांग वांग जुन खुद यीलिंग पेट्रियार्क से अपने नीज के ऊपर बैठकर माफी मांगूंगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो द ग्रेट यीलिंग पेट्रियार्क को अपनी हार को मानना भी होगा और अपनी पनिशमेंट भी लेनी होगी। उसे अपना पूरा क्लैन लैन क्लैन को देना होगा। क्या तुम्हें बस इतना ही वांग जी बोल पाता है क्योंकि आगे जो विंग ने किया उससे पूरा लैन क्लैन शॉक हो चुका था और खासकर लान वांग जी खुद। वो आंखें फाड़कर बस विंग की तरफ ही देख रहा था क्योंकि विंग ने जैसे ही खुद को फ्री फील किया था उसने तुरंत अपनी सारी स्ट्रेंथ जमा की। वो खड़ा तो हो चुका था पर फिर भी खुद को थोड़ा वीक फील कर रहा था, इसीलिए वो पहले तो स्टेबल हुआ और वांग जी उसी वक्त ये सब बोल रहा था। विंग ने वांग जी की बात को पूरा होने ही नहीं दिया और सीधा उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को डाला, उसे अपनी तरफ खींचा और सीधा उसके लिप्स पर अटैक कर दिया। जैसे ही ये सब लैन क्लैन के लोगों ने देखा था वो तो शॉक हो चुके थे और वांग जी उसे खुद को समझ में नहीं आया था कि उसके साथ अभी हुआ क्या। वो तो विंग के साथ डील कर रहा था और फाइट करने वाला था, पर विंग उसने ये क्या क्यों मतलब कैसे? वांग जी पूरा कंफ्यूज हो चुका था और पूरा लैन क्लैन शॉक। ऊपर से लैन कुरैन, लैन सिचैन और लैन चिंगेजुन इन तीनों की ग्रिप अपनी अपनी सॉर्ड पर टाइट हो चुकी थी। वो तीनों अपनी जगह से उठ गए थे और वो वांग जी की तरफ आ ही रहे थे कि विंग ने खुद ही वांग जी को बहुत जोर से पीछे की तरफ पुश किया, जिससे वांग जी कुछ समझ ही नहीं पाया और वो सीधा जाकर नीचे गिर गया। विंग ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और बाद में उसने अपनी आंखें खोली। तब तक लैन क्लैन के कुछ डिसिपल्स आकर विंग पर अटैक कर चुके। विंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर था, ऊपर से उसकी बॉडी में कुछ स्ट्रेंथ बची ही नहीं थी, तो वो एक भी अटैक नहीं सह पाता और तुरंत अपनी नीज पर नीचे गिर जाता है। उसके माउथ से बहुत सारा ब्लड भी आ रहा था, पर फिर भी विंग के एक्सप्रेशन बिल्कुल काम थे। वो बिल्कुल शांत था और बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। उसके फेस पर कोई एक सिंगल एक्सप्रेशन भी नहीं था। वांग जी भी अपनी आंखें फाड़कर विंग की तरफ ही देख रहा था। वांग जी नीचे फ्लोर पर गिर चुका था। उसे अभी भी ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी अभी हुआ क्या और विंग ने उसके साथ ऐसा किया क्यों। वो इन सब सोच में डूबा हुआ ही था कि पीछे से भागते हुए उसके भाई, ब्रदर, अंकल और मॉम तीनों चारों उसके पास आते हैं और उसे खड़ा करते हैं और वो चारों भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर विंग की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। पर इससे पहले कि विंग वो कुछ कर पाते, वो देखते हैं कि विंग ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुका है। एक्चुअली रॉ कल्टीवेटर्स ने गुसू के विंग पर बहुत वार किए थे, जिस वजह से वो ऑलरेडी ही अनकॉन्शियस होकर वहां गिर चुका था। लैन चिंगेजुन अपने डिसिपल्स को ऑर्डर देते हैं कि वो अभी के अभी इस
डीमन यिलिंग पेट्रियार्क को जाकर जेल में डाल दे और उसे कैद कर ले। सारे कल्टीवेटर्स भी तुरंत अनकॉन्शियस विंग को वैसे ही उठाकर घसीटते हुए सीधा जेल की तरफ लेके जाते हैं और वांग जी वो तो अभी भी शॉक था, उन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था। एक्चुअली विंग ने वांग जी को नॉर्मल किस नहीं किया था, उसने सिर्फ वांग जी के लिप पर अपने लिप्स नहीं रखे थे, बल्कि वांग जी को एक पैशनेट किस किया था जिसमें वांग जी और विंग दोनों की टंग इंक्लूड थी। वो दोनों भी एक दूसरे को ओपन माउथ किस कर रहे थे। एक्चुअली विंग ने जब वांग जी को उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को डालकर खींचा था, तभी वांग जी का मुंह खुल चुका था, जिस वजह से विंग को उसके मुंह में अपनी टंग को इंसर्ट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। इससे पहले कि वांग जी अपने शॉक से बाहर निकल पाता और कुछ रिएक्ट कर पाता, विंग ने उसे पहले से ही अपने आप से दूर करके धक्का दे दिया था, जिससे वांग जी शॉक हो चुका था। वो बस उसी वे में देख रहा था जहाँ से वो डिसिपल्स अनकॉन्शियस विंग को लेके जा रहे थे। वो कुछ देर तो वही रुकता है और वैसे ही देखता रहता है उसी साइड पे, जब तक विंग और वो डिसिपल्स सारे उसकी नजर से डिसअपियर नहीं हो जाते तब तक। पर बाद में लैन सिचेन वांग जी को जब हिलाते हैं तब वो अपने होश में आता है, सबकी तरफ देखता है और बिना कुछ कहे सीधा अपने जिंगशी की तरफ चला जाता है, जो उसका छोटा सा होम था। दूसरी तरफ उन कल्टीवेटर्स की भीड़ में खड़ा एक कल्टीवेटर विंग की तरफ देख रहा था। उसे समझ में ही नहीं आया था कि विंग ने ये सब किया क्यों। वो तो विंग को जानता है और विंग इतना बदतमीज तो नहीं है। जरूर विंग ने जो भी किया उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, वो यही सोच रहा था। वही दूसरी तरफ यिलिंग में बहुत से कल्टीवेटर ने जियांग चैंग को ये बता दिया था कि विंग के साथ क्या हुआ। एक्चुअली विंग के जाने के दूसरे दिन ही जियांग चैंग को होश आ गया था और वो निकलने ही वाला था, तभी उसे वेन क्वीन ने रोक दिया था क्योंकि वो अभी भी कमजोर था, जिस वजह से वेन क्वीन ने उसे बताया था कि विंग के साथ अजान गया है और अजान पर कहीं ना कहीं जियांग चैंग भी ट्रस्ट करता था, जिस वजह से वो टेंशन फ्री था और थोड़ा रेस्ट कर रहा था। पर उसका ये रेस्ट ज्यादा देर टिकता नहीं क्योंकि बहुत जल्द उसे पता चल जाता है कि विंग के साथ क्या हुआ। ऊपर से यिलिंग के बहुत सारे कल्टीवेटर्स भी घायल हो चुके थे, जिस वजह से जियांग चैंग को सीधा अपने फादर से ही कांटेक्ट करना पड़ता है, जिससे अब ये वॉर यिलिंग पेट्रियार्क और हांगवांग जुन के बीच में ना रहकर जियांग सेक्ट, वी सेक्ट और लैन सेक्ट के बीच में बन गया था। जियांग फैंगमियान अपनी सारी कल्टीवेटर्स की फौज को लेकर यिलिंग आने के लिए निकल चुके थे और बहुत जल्द जियांग फैंगमियान और जियांग चैंग मिलकर लैन सेट पर वार करने वाले थे। वही दूसरी तरफ लैन सेट में सूरज ढल चुका था और आसमान में चांद चमक रहा था। विंग अभी भी उस अंधेरी कोठरी में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। कोई भी हीलर उसके पास नहीं आया था क्योंकि ये लैन चिंगेजुन का ऑर्डर था। लैन चिंगेजुन, लैन कुरैन और लैन सिचेन ने मिलकर विंग के उस जेल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट कर लिया था, जिस वजह से विंग वहां से बाहर ना निकल सके। आधी रात बीत चुकी थी और अचानक विंग को अपने आसपास कुछ हलचल नजर आती है। एक्चुअली विंग थोड़ी देर पहले ही जाग चुका था और वो अपने आसपास देख रहा था, पर वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो अभी भी अनकॉन्शियस है। और जैसे ही उसे अपने आसपास कुछ महसूस होता है, वो तुरंत वैसे ही अपनी आंखें लगाकर प्रिटेंड करने लगता है और थोड़ी ही देर में उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। विंग अपनी थोड़ी सी आंखें ओपन करके उस इंसान को देखने की कोशिश करता है। तब वो देखता है कि एक फुल्ली ब्लैक क्लोथ्स पहने हुए इंसान, जिसने खुद को पूरी तरीके से कवर करके रखा है, वो उस जेल के बाहर आकर खड़ा है। उस इंसान ने विंग को देखा और वो विंग को उठाने की कोशिश करने लगा। ये आवाज विंग के लिए काफी जानी पहचानी थी, पर थोड़ी सी धुंधली थी क्योंकि वो उसकी यादों के समंदर में कहीं गुम थी। पर विंग को ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि वो इंसान कौन है। विंग तुरंत अपनी आंखें खोलता है और उस इंसान को देखता है। एक्चुअली विंग में इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो उठ सके और उस इंसान के पास जा सके।
विंग बस वैसे ही लेटे हुए उस इंसान को ये अश्योर कराता है कि वो होश में आ चुका है और ठीक है। वो इंसान जब विंग को जागे हुए देखता है थोड़ा रिलैक्स तो हो जाता है। इंसान विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें कैसे भी करके अपनी गोल्डन कोर को अनलॉक करना होगा, नहीं तो अपनी डिमोनिक पावर्स का यूज करो, कुछ भी करो, पर बस यहाँ से निकल जाओ वरना तुम बहुत ज्यादा दिन जी नहीं पाओगे। इनफैक्ट तुम 1-2 दिन से ज्यादा भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। इतना बोलकर वो इंसान वहां से चला जाता है। विंग समझ चुका था कि अब उसे यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए वो अपनी सारी बची हुई पावर को इकट्ठा करता है और लोटस पोज में बैठ जाता है ताकि वो मेडिटेशन कर सके और अपनी गोल्डन कोर को से लैंस ने पता नहीं कैसे सील कर दिया है उसे अनलॉक करने की कोशिश करने लगता है। विंग से ये हो ही नहीं रहा था। मेडिटेशन करने के बावजूद विंग को अपनी बॉडी में कुछ भी फील नहीं हो रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वो तो अपने पूरी जी जान लगाकर मेडिटेशन कर रहा है और इतना मेडिटेशन तो कि गोल्डन कोर को एटलीस्ट उसे फील तो करवा दे, पर विंग को तो गोल्डन कोर फील ही नहीं हो रही। विंग उठ जाता है, अपने आसपास देखता है, तब वो अपनी जेल के उन लोहे की सलाखों के पास एक स्ट्रॉन्ग तालिस्मा एक्टिवेट देखता है। एक्चुअली ये तालिस्मा विंग की गोल्डन कोर को लॉक करने के लिए ही इस पूरे सेल के पास लगाया गया था ताकि विंग अपनी गोल्डन कोर फिर से अनसील कर ही ना पाए और वो वैसे ही वीक ही फील करे। विंग समझ जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग प्लान था लैंस का उसे ट्रैप में फंसा कर यहाँ कैद करने का, वरना कोई भी बिना प्रिपरेशन का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। विंग समझ जाता है कि ये सारी चाल थी और वो बुरी तरीके से फंस चुका है, पर फिर भी विंग के चेहरे पर कोई भी डर नहीं था। इनफैक्ट उसके चेहरे पर एक स्मर्क था और वो उस तालिस्मा की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल देते हुए कहता है, सच में क्या इन लैंस को लगता है कि ये यीलिंग पेट्रियार्क को कैद कर सकते हैं? इतना बोलकर विंग हल्की सी स्माइल करता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ जिंगशी में वांगजी बिल्कुल शॉक था। आज वो जब से जिंगशी में आया है तब से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लिया था। उसने खाना तक नहीं खाया था, ना किसी से मिला था। वो लैन सिचन ने, लैन ई ने, लैन चिंगेजुन ने, लैन कुरन ने, सब ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की थी, पर वांगजी ने खुद को जिंगशी में ही बंद कर लिया था और वो किसी से भी बात करने से सीधा मना कर रहा था। उसने अपने रूम में तालिस्मा एक्टिवेट कर दिया था जिससे बाहर की कोई भी आवाज उस तक पहुंच ही ना पाए। ये बात कहीं ना कहीं चारों पांचों लैंस भी समझ चुके थे, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि वांगजी को थोड़ा अकेले में ही वक्त दिया जाए। अंदर रूम में वांगजी बस शांति से बैठा हुआ था। उसने मेडिटेशन करने की बहुत कोशिश की, पर उसके दिल से, इनफैक्ट उसके दिमाग से भी विंग का वो किस निकल ही नहीं रहा था। वो जितनी कोशिश कर रहा था उतना ही उसे विंग का वो किस याद आ रहा था। वो अजीब सी फीलिंग वांगजी को बहुत वियर्ड फील करवा रही थी, जिससे वांगजी इरिटेट हो रहा था। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। आई एम रियली सॉरी गाइज, चैप्टर डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एक तो फेस्टिवल सीजन है, ऊपर से बारिश के तो क्या ही कहने। इसलिए आई थिंक 2-4 दिन और ऐसा ही चलेगा जब तक ये फेस्टिवल खत्म नहीं हो जाता। सो मुझे माफ कर देना। आई विल ट्राई मैं रेगुलर बेसिस पर चैप्टर अपलोड कर पाऊँ। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।